बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में इवनिंग आर लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 21 अप्रैल मंगल है और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं लिबर्टी टीवी के मैनचेस्टर शहर से, क्योंकि स्टूडियोज में आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से काम नहीं हो रहा और सब हमारे अहबाब और दोस्त जो है या गेस्ट हैं वो अपने अपने घरों से ये टाइम दे रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में आज शाम तक हमारा सेगमेंट है और 21 अप्रैल एक मुनासबत भी है। आज 82वां योम वफात है अल्लामा इकबाल, शायर मशरक हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। और क्योंकि जो एक ख्वाब जो पाकिस्तान का था, उसको देखने वाले पहले अल्लामा इकबाल थे, उसके बाद कायद आजम और दीगर शुरका की जिदोजहद के बाद ये पाकिस्तान वजूद में आया। एक बार फिर इस पर कुछ बात करेंगे कि जो एक ख्वाब देखा था, ये खुतबा अलाहाबाद जो अल्लामा इकबाल का मशहूर खुतबा था, उसमें जो दो कौमी नजरिया पेश किया गया। आज तो जब पड़ोस में या भारत के हालात वाकयात हम देखते हैं तो अब जो लोग नहीं मानते थे वो भी इस चीज के कायल हो चुके हैं कि वाकई जो ख्वाब देखा गया था और जो शर्मिंदा ताबीर किया कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने, वो बिल्कुल सही था। वो एक अलग बहस है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो पाकिस्तान के अंदर की जो क़यादत थी या जिन लोगों ने पाकिस्तान की बागडोर संभाली वो उसको कितने कामयाबी के साथ चला सके या नहीं चला सके। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने, और आज ये वक्त साबित कर रहा है कि कोई गलत फैसला नहीं था। तो इस पर भी आज हम बात करेंगे। दूसरा, कोरोना वायरस के हवाले से अमवात का सिलसिला बदनसीबी से वो जारी है और कल यूके में जो आदाद-ओ-शुमार वो जरा कम हुए थे, गो के 449 तादाद कम नहीं है, लेकिन इससे पहले 900,000 के करीब अमवात हो रही थी और आज भी जो सरकारी आदाद बताए जा रहे हैं अमवात के, वो 823 बताए गए हैं। और सुबह की खबर ये भी थी कि शायद ये जो फिगर्स बताए जाते हैं अमवात के वो भी सही या एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि 40% इसमें मजीद इजाफा देखा जा रहा है जो अमवात हुई हैं, क्योंकि ये सिर्फ हॉस्पिटल डेथ्स बताई जाती हैं। इसके अलावा केयरिंग होम्स के अंदर या अपने अपने घरों में जो अमवात हो रही है वो इससे अलग है। तो क्या वजह है कि अभी तक यहाँ की हुकूमत जो है इस पर सही मानों में काबू पाने में कामयाब नहीं हुई। पिछले 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था, आज 21 अप्रैल है, तकरीबन महीना होने को है। तो क्या जो हासिल करना चाह रही थी हमारी हुकूमत या यूके की हुकूमत, वो उसमें कामयाब हुई है नहीं हुई? तनकीद का सिलसिला जारी है। कुछ सूबाई या वफाक के दरमियान जो रसाकशी है वो भी है, चाहे अमेरिका में गवर्नर्स की बात हो और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की ब्रीफिंग हो। बिल्कुल इतना फर्क है जितना मशरक मगरब के दरमियान फर्क है। वही हाल पाकिस्तान में टाइगर फोर्स हो या पीपल्स फोर्स हो, ये भी आपस में एक दीवार नजर आती है। तो इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, माह रमजान और मुबारक में आज इमरान खान साहब ने कहा, गो के 20 नुकात पे मबनी एक एलामिया कल जारी हुआ था डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान है उनके जेर निगरानी, कि किस तरह से नमाज अदा होगी या नमाज तरावी जो है वो अदा होगी माह रमजान में। लेकिन आज इमरान खान ने कहा कि अगर खुदा न खास्ता कोरोना वायरस पाकिस्तान में मजीद फैला माह रमजान में तो मसाजिद को बंद करना पड़ेगा, जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। तो पाकिस्तान में जहां कोरोना वायरस के खिलाफ हुकूमत जंग लड़ रही है, वहीं पे माफियाज जो मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस से भी ज्यादा पाकिस्तान की 70 साल में मोहलिक साबित हुए हैं, माफियाज के खिलाफ भी जंग जारी है और वो भी बिहाइंड द सीन कुछ रसाकशी जारी है। खासतौर पे वो बड़े बड़े लोग जो हर हुकूमत में किसी न किसी तरह से शामिल रहे हैं। फैसल ईदी साहब की मुलाकात हुई थी पिछले दिनों इमरान खान साहब से, तो आज बताया जा रहा है क्योंकि फैसल ईदी पॉजिटिव निकले हैं कोरोना वायरस टेस्ट में, तो इमरान खान को भी उनके डॉक्टर्स ने ये तजवीज किया है कि वो भी कोरोना टेस्ट करवाएंगे। तो दुआ है कि वो इससे महफूज ही हो, लेकिन इस पर जरूर उनका भी टेस्ट होगा। बोरिस जॉनसन कुछ बेहतर हो के आज क्वीन से बात करेंगे और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप से भी टेलीफोन पर बात करेंगे। तो यकीनन हेलो हाई होगी, कोई इतने खास इसमें पहली मुलाकात में या बात में कोई अहम इश्यूज नहीं छेड़े जाएंगे। तो ये आज का प्रोग्राम है। मैं चाहूंगा कि अब आज के हमारे जो मेहमान हैं उनसे भी आपका तारुफ करवा दूं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ हैं
जनाब मेजर शबीर हुसैन रिटायर्ड, वो हमारे साथ मैनचेस्टर से ऑनलाइन हैं, वीडियो कॉल पे हैं, और उनके साथ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब शकील कमर साहब भी हमारे साथ हैं। उनसे ये जो कुछ इश्यूज पर मैंने आपको बताया उससे बात लेंगे। और हमारे साथ आना था तारिक महमूद साहब ने भी, लेकिन वो नहीं आ पाए, लेकिन उम्मीद है कल वो हमारे साथ शामिल होंगे। दूसरी तरफ एक अपील का भी आगाज हो गया, वो भी मैं नाजरीन आपको बताता चलूं। माह रमजान की आमद है और नेकी की तरफ हम सबका एक ध्यान यकीनन इन अयाम में ज्यादा होता है, तो क्या ही अच्छी बात है कि इस आमद से पहले ही इस नशरियात को आप तक पहुंचाने में, क्योंकि आप मुख्तलिफ प्रोमोस देख रहे हैं कि किस तरह से अहले बैत टीवी आप तक इस माह मुकद्दस में और भी अच्छे अंदाज से कोशिश कर रहा है कि प्रोग्राम पहुंचाए। और अब तो ये लॉकडाउन की सिचुएशन में इस ट्रांसमिशन की अहमियत और अफादियत जो है या जो जरूरत है और भी कई गुना ज्यादा होगी। तो इस कार्य खैर में हिस्सा लेने के लिए दो बहन भाई इसमें शामिल हो चुके हैं, तो आप भी जरूर आइए जैसे जैसे आपको पता चले। तो जनाब शकील कमर साहब, क्योंकि आप खुद माशाल्लाह शायर हैं, तो मैं पहले जनाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के आज क्योंकि बरसी भी है, 82वां यौम वफात है, तो उनकी जो शख्सियत है, ये जो फलसफा था, जो एक ख्वाब देखा था, और अगर कुछ अशार भी आप हमारे साथ उनके शेयर करें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि हम अपने जो असलाफ हैं या जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी बात सुने और फिर अपना मुहासबा कर पाए कि आया उनका जो ख्वाब था वो क्या था और हम कहाँ खड़े हैं। जी शकील कमर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, बहुत शुक्रिया वालेकुम आपने अस्सलाम। दिया। तो ये दो अशार हैं अल्लामा साहब के, पहले मैं ये अर्ज कर देता हूँ कि जवानों जी। को मेरी आहे सहर दे, जवानों को मेरी वाह। आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बाल और पर दे, और खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। अल्लामा इकबाल का वाह सारा वाह वाह। फलसफा ही उनके नूरे बसीरत पर डिपेंड करता है, और वो यही हम्म, चाहते थे कि उनका नूरे बसीरत आम हो। और उनका हम्म, मेन जो टारगेट था वो नौजवान थे, उन नौजवानों के लिए सही है। ही ज्यादा उन्होंने मतलब जिन्हें वो अपना शाहीन गर्दानते थे। तो इस पे तो अब हम्म, बहुत ज्यादा बात हो चुकी है। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था, अल्लामा इकबाल पर तकरीबन 4000 से ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं, और मिल्लत अच्छा। इस्लामिया का शायद ही कोई बंदा हो जो उन्हें नहीं जानता या उनसे वाकिफ नहीं है। और खास तौर पर पाकिस्तानी कौम तो उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती है, हमारे स्कूलों कॉलेजों में भी उन्हें बड़ा पढ़ाया जाता है, और हमारे मीडिया के इदारे भी सारे अच्छी तरह इब्लाग करते रहते हैं। तो हम्म, आज का दिन आपने याद दिला दिया, जैसे उनका यौम वफात है, हर जगह से प्रोग्राम हो रहे हैं, और खास तौर पर टेलीविजन और मीडिया पे तो हो सकता है, वैसे तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ी पाबंदियां हैं। तो मैं एक हम्म, छोटा सा वाकया आपसे शेयर करता हूँ, शायद ये कम ही सही है। लिखा गया कहीं। और शकील साहब थोड़ा सा आप अपने लेफ्ट को हो जाए ताकि हम आपको सही मुकम्मल ये अब आपको मुकम्मल हम देख पा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी वाकया शेयर कीजिए। वो इस तरह है कि इलामा साहब खुद एक जगह फरमाते हैं कि वो अपने घर पे गए, तो उनकी वालदा घर में बैठी थी दीवार के साथ चारपाई पर, तो ज़ईफ थी। तो ये बाहर से गए तो वो बड़ी खुश हुई कि तब आप आए हैं। तो जब वो एकदम वो खुशी में उन्होंने कहा कि मेरा बाली आ गया, तो उन्होंने उनके सर पे प्यार दिया और उन्हें करीब बिठाया। तो इलामा साहब इस वाकया को इस तरह बयान करते हैं कि उन्हें हकीमुल उम्मत कहा जाता है, शायर मशरिक कहा जाता है, और बड़े-बड़े खिताबात से, बड़े-बड़े लक़ाबात से पुकारा जाता है। तो वो कहते हैं कि मुझे जब वालिदा ने बाली कह के पुकारा, तो मुझे वो फ़िक्रा आज तक नहीं भूलता। उन्हें बड़ी मुसर्रत हुई इस बात से। तो माँ-बाप का मेन जो काम होता है, मैं यही अर्ज़ करना चाहता था कि इल्लामा इक़बाल की बुनियादी तरबियत में उनके माँ-बाप का बड़ा दख़ल है। हालाँकि उनके माँ-बाप जो थे, एक सादा से अल्फ़ाज़ में बिल्कुल अनपढ़ थे, या दीनी तालीमात उनकी थी, बहुत दीनदार लोग थे दोनों, वालिद साहब भी और वालिदा भी। लेकिन दीनदार लोगों का ये जो एक तरीका होता है कि अपनी औलाद को उन्होंने नेक चीज़ें जो वसीयत की करते हैं वो लोग, तो उनमें जो इल्लामा इक़बाल में ज़्यादातर चीज़ें वालिदैन की तरफ से आई थी। उनमें जो नेक ख़सलत थी, जो उनके ख़यालात में नेकी थी, या उन्होंने जो जिस तरह अपने फ़लसफ़े को परवान चढ़ाया, तो ये उनके वालिदैन की देन थी। उसके बाद अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत कुछ वसीयत किया। और एक आप देख लें कि उनका टोटल फ़लसफ़ा देख लें, तो उनके यहाँ कहीं ज़ाती वो जो होती है नुमाइश नज़र नहीं आती, नमूदो-नुमाइश नहीं है। वो नहीं चाहते थे कि उनको कहीं फ्लश किया जाए, लेकिन वो जो भी करते थे कौम के लिए, और जिस तरह उन्होंने अपना फ़लसफ़ा खुद ही बयान किया, और फ़लसफ़ा खुद ही जो है वो पूरी कौम के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए है। तो मैं समझता हूँ आज भी उन पे बेशक 4000 से ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं,
لیکن ان کا جو مین فلسفہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ریکریشن آف اسلام، اس پہ بالکل کام نہیں ہوا۔ ہیلو جی، بالکل صحیح، آ رہی ہے جی جی؟ جی ہم سن رہے ہیں، جی جی ہم سن رہے ہیں شکیل صاحب۔ اچھا، تو انہوں نے ان کا جو مین فلسفہ ہے ریکریشن آف اسلام، ریکریشن آف اسلام، اس پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ تو اگر آج بھی ملت اسلامیہ اپنی نشت ثانیہ کو پانا چاہتی ہے تو علامہ اقبال کے نشت ثانیہ پر وہ کام کرے اور اس پہ مزید کام کرے اور اس پہ تحقیق کرے، اور اس کے مطابق اگر اسلامیہ نے ملت کو اکٹھا کیا جائے تو آج بھی ہم لوگ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ صحیح، تو جو صاحب اقتدار لوگ ہیں یا جو لوگ پاورفل لوگ ہیں وہ اس پہ غور کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح صحیح، میں جیسے علامہ اقبال کے بتا رہا تھا ان کے ذاتی چیزوں کے بارے میں، تو ایک چھوٹی سی بات اور بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ علامہ اقبال ہاسٹل میں رہتے تھے، تو وہاں باہر جی، ایک موچی بیٹھا ہوتا تھا، تو وہ اکثر فارغ اوقات میں جا کے وہ موچی کے پاس بیٹھ جاتے تھے، تو کبھی اس کے اوزار دیکھتے اور اس سے باتیں کرتے، تو کبھی اس سے کچھ گفتگو کرتے۔ شاید آپ کی آواز بھی کٹ گئی شکیل صاحب، میں اتنی دیر میجر صاحب کو شامل کر لوں، آپ دوبارہ اگر اس میں بیک جا کے پاسورڈ پیج پہ ری انٹر ہوں تو ہم دوبارہ آپ کو سن پائیں گے۔ میرے صاحب بہت شکریہ، جیسے فلسفہ خودی کی بات شکیل صاحب نے کر دی، اور آپ خود ایک ایکس فوجی رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فلسفہ شاہین کا تھا، تو شاہین ہے بسیرا کر، پوری ایک ہماری قوم نے تو اس شاہی کے فلسفے کو اس انداز سے فالو نہیں کیا، لیکن ہمارے جو پاک فوج کے جوان تھے انہوں نے یقیناً ان کے وہ خواب کو ضرور پورا کیا، انہوں نے وہ تمام اچیومنٹ جو ہیں وہ حاصل کی کہ جو ایک خواب تھا علامہ اقبال کا۔ کیا دیکھتے ہیں سر کہ جو ایک علامہ اقبال کی شاہین کا جو فلسفہ تھا، اور ہم اس وقت جو ایک دھنستے چلے جا رہے ہیں، تو کیا فرمائیں گے آج ان کے خاص دن پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فاروق بھائی، آپ نے پہلے ہی علامہ اقبال کے بارے میں جو کچھ کہا اور جس طریقے سے شکیل صاحب نے بھی اس پہ بیان کیا اور ایک واقعہ بھی بیان کیا، بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ میرے خیال میں ہماری قوم جو ہے وہ بہت خوش قسمت ہے کہ اس کو اس طرح کے مفکر ملے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی ایسی فضیلتوں سے نوازا ہے، علامہ کا کوئی مقابل تو نہیں ہو سکتا ہے، جو انہوں نے دو قومی نظریہ دیا اور اس کے اعتبار سے جو بھی کچھ کیا، آپ ہم جی، سب کے سامنے ہے، اور انڈر دی پریویلنگ سرکمسٹانسز تو اس کو کوئی ابھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ وہ جو آپ پہلے ذکر کر رہے تھے کہ اس پہ جو ڈیبیٹ ہوتی صحیح رہی، بات۔ جو بھی کچھ ہوا، کئی لوگ اب بھی کوئی اس پہ کوسچنز اٹھا سکتے ہیں، لیکن انڈر دی پریویلنگ سرکمسٹانسز ان کے ویژن کو کوئی وہ نہیں کہہ سکتا۔ تو جہاں تک آپ نے شاہین کی بات کی ان ریلیشن ٹو دی آرمی بیک گراؤنڈ، علامہ کا شاہین کا فلسفہ کوئی پلکنا جھپٹنا اور جھپڑنے والی بات نہیں ہے، صرف ان کے اندر وہ بہت ویژنری انسان تھے، انسانیت کو انہوں نے بہت زیادہ اوپر رکھا، لیکن غیرت کو اور ہمت کو اور جواں مردی کو انہوں نے بہت زیادہ اجاگر کیا اپنے جہاں جہاں بھی انہوں نے حمیت کا جو اتنا ذکر کیا، اپنی جتنے بھی فلسفی انہوں نے پیش کی ہے مسلمانوں کے اعتبار سے، انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے اندر سے وہ تمام چیزوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، ان تمام چیزوں کو پروجیکٹ کیا ہے کہ لوگوں کے اندر اگر وہ ہمت و حوصلہ اگر بلند کیا جائے تو وہ واپس اپنی ان تمام اقدار کو واپس لا سکتے ہیں اور اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو ابھی عالم ہے وہ ویسا نہیں ہے، ہم بہت زیادہ نیچے گرے ہوئے ہیں۔ وہ صرف اگر آپ دیکھیں وہ پرٹیکولرلی obviously پاکستان سے تو چونکہ ان کا تعلق ہے، لیکن وہ مفکر اسلام ہیں، انہوں نے جو بھی نظریاتی بیان دیا ہے اپنی شاعری کے تھرو، وہ پوری مسلمان امت کے لیے دیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ان کا کلام جو ہے وہ ایران میں ہم سے کہیں زیادہ اس کو اپریسیشن ملتی ہے، پاکستان سے کہیں زیادہ، مطلب انہوں نے زیادہ تر کلام جو ہے ان کا اگر آپ دیکھیں تو وہ اس میں ہے، فارسی میں ہے، اور اردو میں ان کا کلام اتنی زیادہ تعداد میں نہیں لکھا گیا جتنا وہ ہے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ فوج میں تو ایک ڈیفینیٹلی ایک ڈائریکشن ہے، آپ کو ایک موٹیویشن کا ایک ایلیمنٹ دکھائی دیتا ہے، اور اقبال کے ان نظریات کو لے کے ہم اپنی فوج کی نشو و نما بھی اسی
لائنز پہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان آرمی جو ہے اس کو فالو بھی کرتی ہے، اور آپ کے سامنے ہے باقی سارا کچھ. میں نے بھی ان کا ایک شعر یہاں پہ وہ کہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں بھی بسم اللہ. پڑھ دیتا ہوں، بہت خوبصورت شعر ہے. ویسے تو ان کے کسی شعر کو کیا ہم جیسے لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ اس کو بیان کر سکیں یا اس پہ تبصرہ کر سکیں، کیونکہ I feel he is one person who is beyond our comprehensions. اور ان پہ شکیل صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ 4000 کتابیں لکھی گئیں. میں سمجھتا ہوں ان جیسی شخصیات پہ کتنی بھی کتابیں لکھ دی جائیں وہ ناکافی ہوتی ہیں. یہ شخصیات جو ہیں وہ بہت کم I don't know صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور کب پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنا نظام رکھا ہوا ہے ایسی شخصیات کے لیے جو اپنی جن کو اتنا کلام پہ بھی عبور حاصل ہوتا ہے اور فکر بھی ان کی اتنی پختہ ہوتی ہے، ان کا جو اظہار ہے وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے اور اتنا پازیٹیو ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگ اس پہ کوئی بیان تو نہیں کر سکتے. میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ایک شعر میں نے بھی نکالا ان کے لیے ایک نظر کرنے کے لیے، اس اعتبار سے کیونکہ ہم علامہ اقبال کو یاد کر رہے ہیں. تو مجھے بھی آج کسی فورم پہ میرے کسی فوجی افسر نے بھیجا تو میں نے کہا میں بھی اس پہ تھوڑا سا وہ کروں کہ آرزو ہر کیفیت میں ایک نئے جلوے کی ہے. آرزو ہر کیفیت میں ایک نئے جلوے کی ہے، مضطرب ہوں دل سکون آشنا رکھتا ہوں میں. مضطرب ہوں دل سکون نہ آشنا رکھتا ہوں میں. یعنی کہ ان کا اظہار جو ہے وہ بہت کلیئرلی وہ اظہار کر دیتے ہیں پوری قوم کے لیے. وہ جو آرزو ہے وہ تو ہر مقام پہ اسی طرح سے ہے، لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے وہاں پہ. ان تمام چیزوں کو ابھی تک ہم نے حاصل نہیں کیا جہاں پہ بھی ہے. تو اس کے لیے جستجو تو کرتے رہنا ہے ہم نے ایز اے قوم، ایز اے سوسائٹی. جو ہے ان کا جو خواب ہے انہوں نے آپ کو ڈائریکشن دی ہیں، اور ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور آگے لے کے چلیں کسی نہ کسی طریقے سے. اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے. اور آج ان کی برسی ہم منا رہے ہیں انڈر دیز سرکمسٹانسز. ڈیفینیٹلی یہ ڈفرنٹ سی انوائرمنٹ ہے، تو ہم ان پہ زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے. بالکل صحیح. اور ناظرین آپ کی اسکرین پر نمبر بھی آ گئے ہیں، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی برسی ہے 82ویں. ایک تو اصحال ثواب کے لیے ضرور آپ فاتحہ پڑھی، اور دوسرا پھر جو ان کی تعلیمات ہیں، جس طرح کا خواب انہوں نے دیکھا تھا. شکیل صاحب، ویسے ہم جو یہاں اپنی اپنی سیاسی پارٹیوں میں بٹے ہیں، آج لوگوں کا بھٹو بھی زندہ ہے، آج لوگ درد رکھتے ہیں کسی بیمار کا بھی، آج ٹائیگر بھی ہم بننا چاہتے ہیں یا سب کچھ بننا چاہتے ہیں. لیکن قائد اعظم یا علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا، یا جنہوں نے ایک عملی جامہ پہنایا جس پاکستانی کے حوالے سے جو گٹس ہمارے اندر ہونے چاہیے، وہ ہم نہیں حاصل کر پائے. کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے اصل ہیروز ہیں وہ کہیں بیک پیج پہ چلے گئے ہیں؟ آج خصوصی ایڈیشن چھپے ہوں گے اقبال ڈے کے حوالے سے، لیکن جس طرح سے اقبال کو ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ ان کو پڑھنا چاہیے تھا، بلکہ اپنانا چاہیے تھا، وہ نہیں اپنا پائے. ہمارے کوئی اور ہیروز بن گئے ہیں. تو کیا کہیں گے سر، کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم صرف ایک دن منا لیں اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ؟ جی فاروق صاحب، بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میں 2 منٹ چاہوں گا اس پہ ذرا بات کرنے کے لیے. بڑی مفصل بات ہے، لیکن بات بالکل آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ جس طرح یہ سلسلہ برصغیر پاک و ہند میں شروع ہوا، تو ہم اسے شروع کرتے ہیں اپنا سر سید احمد خان صاحب سے. تو انہوں نے جب علاقے کو دیکھا اور قوم کو دیکھا، اور انہوں نے ایک چیز محسوس کی کہ ہمیں انگریزی زبان پڑھنی چاہیے اگر ہم اس خطے میں انگریز کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. اس وقت تو مین اپوننٹ وہی تھا. تو بہرحال وہ ایک آغاز تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ آغاز بڑا اچھا ہوا، لوگوں نے اس پہ جواب دیا اور اس پہ باقاعدہ انگریزی کو سیکھا. اس دور میں علی گڑھ سے لوگوں نے بڑی تعلیم حاصل کی. آج بھی آپ کو علی گڑھ کے تعلیم یافتہ لوگ ملتے ہیں. اس سے آگے چل کے جو تحریک پاکستان کا آغاز ہوا، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ تحریک پاکستان پہ جو کام ہوا بڑی خوبصورتی سے وہ کام ہوا. کسی بھی جگہ کوئی کمی نہیں رہی، اور بڑی جلدی دنیا میں جو تحریکیں چلتی ہیں تو صدیوں لگ جاتے ہیں ان میں. تو سوری، تو تحریک پاکستان پہ کام ہوا. اس کے بعد جس طرح آپ نے دیکھا کہ
बर सगीर में तहरीक चली और पहले तहरीक हिंद चली, फिर तहरीक पाकिस्तान चली, और उसके जवाब में हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया। इल्लामा इकबाल का ख्वाब था और हजरत कायद आजम की जद्दोजहद थी, और बहरहाल ये सारे एक ही जगह पे थे, तो हमने हासिल कर लिया। यहाँ तक भी हम ठीक थे, तो हसूल पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ी, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे तो सिलसिला हो सकता है, लेकिन कामयाबी से हमने पाकिस्तान बना लिया। अब आप देखें कि ये आगे पाकिस्तान बनने के बाद जो हमारा टारगेट था, जो हमारा गोल था, वो हम अचीव नहीं कर सके, उसकी क्या वजूहात है? उससे आगे बात शुरू होती है जहां से हम अपनी राह को भूल गए हैं। तो चूंकि हमारे मुकाबले में भारत भी, इंडिया भी आजाद हुआ था, तो इंडिया को ये एक किस्म की अपनी नाकामी लगती है, क्योंकि जो उनके यहाँ जो नजरिया चल रहा था वो था कि पूरे बर्रसगीर को एक हिंदू रियासत के तौर पे या एक मुश्तरका रियासत के तौर पे आजाद कराया जाए। लेकिन मुसलमान ये नहीं चाहते थे। मुसलमानों ने सोचा कि अगर ये बर्रसगीर पाक हिंद में आजादी चल ही रही है, आजादी की तहरीक हो ही रही है, तो क्यों ना मुसलमान अलहदा तौर पे आजादी हासिल करे। सो मुसलमानों ने एक अच्छा नजरिया था और एक कामयाब बात थी, और ये लोगों को पसंद भी आई, और उसके मुताबिक मुसलमानों ने आजादी हासिल कर ली। लेकिन चूंकि इंडिया के जो लोग थे, हिंदू जो थे, उन्होंने इस चीज को कबूल नहीं किया, और उसके बाद से ही ये सिलसिला शुरू होता है। यानी क्या में पाकिस्तान के बाद इंडिया ने, हिंदुइज्म ने इस पे ज्यादा काम शुरू कर दिया। इसी तरह जैसे हिंदुआता का तस्वर उभरा, हालांकि मुसलमान तो उससे पहले मुसलमान मिल्लत के हिसाब से काम कर रहे थे। तो जो सिलसिला आगे शुरू हुआ, तो आप देखें कि पाकिस्तान बनने के बाद इंडिया ने इस पे इतना ज्यादा काम किया कि हमारे खिलाफ जितनी साजिशें हुई, जितने हमारे मुल्क में जितनी उनकी जो खुफिया एजेंसियां थी, उन्होंने जो काम किया, जो तखरीबकार भेजे, जितनी हमारे यहाँ जो अनरस्ट पैदा हुई, आज तक जिसे हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये सारी भारत की तरफ से हुई है। तो वो भारत ये नहीं चाहता कि हम आजाद रहें। तो ये तो बहरहाल उनके जो बड़े लीडर थे वो क्लियर कट कह चुके थे, और अब जो उनके लीडरान हैं वो सॉरी, वो अब भी मतलब टेलीविजन पे और हर जगह ये बात करते हैं। तो ठीक है, तो सही है। इसमें नहीं, हमारे ये तो नेताओं ठीक का या हमारी है कौम शकील की साहब, कोई कमी नहीं है। ये ठीक है, ये भी उज़र ठीक है। बाज़ औक़ात इवन हमारी माँ यही कहती है कि फलां दे मुड़े ने साडे मुड़े नू खराब कीता। ठीक है, ये भी है, होगा, लेकिन हमारे अंदर भी तो कुछ नाकामियां थी ना कि ये जिस नैज तक हम पहुंच गए हैं, हम भी तो आलाकार बन गए। बुनियादी सवाल ये था कि हम असल हीरोज के नक्शे कदम पे क्यों नहीं है। हमारे इधर मौजूदा जो हुक्मरान है या उनकी जो पार्टियां हैं, वो उनके तो हम फॉलोअर्स हैं, इकबाल के फॉलोअर नहीं है, या कायद आजम की बस सिर्फ नारेबाजी के लिए तस्वीर हम देखते हैं। एक कॉल ले लूं, फिर आपके पास वापस आता हूं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हुई, आप दोबारा आ सकते हैं। जी शकील साहब। जी, मैं जो बात कर सर रहा था हीरोज। उसका इख्तिताम यही इसी पे कर रहा था मैं, जी कि ये तो मतलब पाकिस्तान बनने के बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। हमने यहाँ पे आके हमसे भी खामी हुई कि जो हमारे मुल्क में जो एक निज़ाम आना था, जिस तरीके से जमहूरियत काफ़ी लेट आई, क्योंकि इंडिया में तो जी बहुत पहले से जमहूरियत आ गई थी। हमारे यहाँ जमहूरियत लेट हो गई। जब जमहूरियत लेट हुई, तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ा हमने। और हमारे यहाँ एक चीज़ ये भी थी कि पाकिस्तान की जो जुग्राफियाई हदूद है, उसमें मुख्तलिफ कौमी और लिसानी तौर पर जो है, जैसे आपको पता है पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और केपीके, यहाँ जिस तरह लोग हैं, तो उस हिसाब से ये हमें मतलब जो सूबों की वजह से ये आगे सिलसिला चलता गया, और हमारे यहाँ ये इस किस्म की जो चीजें पैदा हुई। तो सॉरी जी, कोई मसला नहीं, मैं एक कॉल ले लूं, आपका उतनी देर राब्ता दोबारा बहाल होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई। जी नकवी साहब, खुश आमदेद। आपके मेहमानों को भी सलाम हो। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सबसे अस्सलाम। पहले तो मैं अल्लामा इकबाल अल्लाह रहमा की बरसी पे आप लोगों के साथ जो बात कर रहे हैं उस पर दो लफ्ज बोलना चाहता हूँ। प्लीज। ये खुशकिस्मत होती हैं वो कौमें जहाँ कायद आजम जैसी शख्सियतें या अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियतें पैदा हों और कौम की रहनुमाई के लिए उन्हें मिले। वो खुशकिस्मत होती हैं कौमें। उसके आगे जो है वो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर और भी था फरूक भाई जी। आपने शाइन की बात की है ना, अल्लामा इकबाल के शाइन की। जी। अल्लामा इकबाल का एक शेर और भी था कि परवाज है दोनों की एक ही जहां में, हाँ करगस का जहां और है, हाँ, शाइन का जहां और। बिल्कुल सही। अब अल्लामा इकबाल के जो शाइन थे वो 65 में भी आपको नजर आए,
हाँ, 71 में भी नजर आए और आज भी नजर आ रहे हैं। हम्म, लेकिन क्या किया जाए उन करगसों का, हाँ, जो करगस आ गया उनका अपना जहां जो बना रखा उन्होंने, और करगस जिस जहां में आप जो कुछ कर रहे हैं, इनके मुतल्लिक पहली बात तो मैं अपने सवाल कर दूंगा दोनों भाइयों से, कोई भी जवाब दे कि ये जो करगस आए थे इन्होंने कायदे आजम के वो अल्फाज इत्तेहाद, तंजीम, यकीन मुहकम, अब इत्तेहाद था इन्होंने पारा पारा कर दिया हमारा, तो फिरका परस्ती में आ गया, तो सूबा परस्ती में आ गया, तो किसी में आ गया, तो इत्तेहाद को तो उन्होंने उसका तो सत्यानाश कर दिया। तंजीम यकीन मुहकम था। अब मैं थोड़ा सा सियासी बात भी कर दूं, इजाजत दो थे प्लीज प्लीज। यकीन मुहकम को जब आप यू टर्न में तब्दील कर दें तो कौम का यकीन रह जाएगा, ठीक, उसको भी पारा पारा कर दिया। अब आ गई तंजीम। अब तंजीम एक बची हुई थी जिससे कौम इकट्ठी हो सकती थी, उस तंजीम को भी आपने टाइगर फोर्स में तब्दील कर दिया। हाँ, और 150 अरब रुपया रोज का पेट्रोल का जो बचता था वो कौम को देने की बजाय 1 अरब रुपया दे दिया अपनी टाइगर फोर्स को झंडों के लिए, और 5-5 लाख उनकी जेबों में डाल दिए ठीक, कि जाओ जाके ऐश करो। तो क्या ये जो करगस हैं, जो तंजीम बची थी उसका भी सत्यानाश इस तरीके से तंजीमें बना के करेंगे, तो क्या फिर वो करगस कामयाब होंगे या शाहीन कामयाब होंगे? ये मेरा आपसे सवाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आप शामिल हुए। जी शकील साहब, वही क़यादत के हवाले से ही अपना नकवी साहब का भी कंसर्न था कि आज वो काम हो नहीं रहा जो ख्वाब था। एक और कॉलर मिल लूं और उसके बाद फिर मेजर साहब और शकील साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। मौला अली मदद, इश्तियाक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। शकील साहब आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम और मेजर साहब को भी बहुत बहुत सलाम। बहुत खुशी हुई शकील साहब आपकी गुफ्तगू सुन के, माशाल्लाह आप शायर भी हैं, और वो जो वो वाकया आप फरमा रहे थे वो शायद फारूक भाई कट गई थी, दोबारा वो अल्लामा इकबाल साहब का सुनाइएगा कि जब आप नीचे आते तो एक मोची की दुकान थी, तो बड़ा माशाल्लाह। और फारूक भाई मैं समझता हूँ माशाल्लाह ये बड़े अजीम लोग बैठे हुए हैं आपके चैनल के ऊपर और आपके साथ गुफ्तगू और सारी दुनिया ने देख रही है। मैं ये समझता हूँ, बहुत छोटा हूँ लेकिन बस एक ही बात कहूंगा कि रियासत पाकिस्तान जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है, मैं ये समझता हूँ शकील साहब, मेजर साहब कोई अगर गलती हो तो माफ की, मैं ये समझता हूँ कि जो कौम के लीडर थे जिन्होंने ख्वाब देखा, जिन्होंने मर्द वजूद में पाकिस्तान को लाया और जिन्होंने उम्मत मुसलमान को उम्मत मोहम्मदी बनाने की कोशिश की, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो या अल्लामा इकबाल हो या और बहुत से अजीम ऐसे लोग हैं। बस एक दिन आता है फारूक भाई, या उनका बर्थडे का दिन आया बना लिया, या उनका बर्थडे का दिन आया और कौम मना, बाकी सारी की सारी कौम जहाँ बस उसका काम है वो फ्रॉड चक्कर जो है वो चलते हैं। लेकिन काश के इस कौम को कोई ऐसा बंदा मिल जाता कि जो इनके बताए हुए रास्ते के ऊपर इस कौम को लाता, तो फिर शायद ये मुल्क आज दुनिया में कोई तरक्की याफ्ता होता। बहुत से जो है ना तरक्की याफ्ता मालिक है हमारा, लेकिन खाने वाले कुछ जो है ना, एक वो आपका ही खोल है कि कुछ तो जिंदा कहते हैं और एक जो है ना पता नहीं, मेजर साहब आप बुरा ना मानिएगा, एक तो जहाज में फटा और आज करोड़ों लोग उधर भी इकट्ठे होते हैं, खबर में पता ही क्या है। कौम को क्यों इस तरफ लेके जाया जा रहा है जहाँ अजीम लोग बसते हैं, जहाँ अजीम लोग रहते हैं, जिन अजीम लोगों ने ये ख्वाब दिखाए आपको, जिन लोगों ने अजीम कारनामे किए और अजीम काम करके दुनिया से चले गए, इस कौम को उसकी तरफ तो ले ही नहीं आया। बस ये वो जिंदा है, वो मर गया है, वो जिंदा है, उसके पीछे चलो, वो पार्टी जीती, वो जीती, तो ये जो है ना कौम नहीं बन सकी आज तक, मैं ये सोचता हूँ। तो मेजर साहब आपको भी बहुत बहुत सलाम और बहुत शुक्रिया आपको भी, और वो वाकया जरूर सुनाइएगा क्योंकि आवाज आपकी जो है ना कट गई थी। खुदा हाफिज़ या मौला अली मदद भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी। शकील साहब वो अल्लामा इकबाल और वो जो नीचे मोची के पास बैठते थे वो जरा सुना दें और फिर मेजर साहब के पास कौम से मुतालिक ये सवाल और फिर मौजूदा हालात पे आएंगे। जी शकील साहब। जी बिल्कुल, वो इसी तरह है जैसे पहले मैंने वाकया बयान किया उनकी वालदा का, अल्लामा साहब की वालदा का, इसी तरह वो वाकया दूसरा है कि वो मोची एक मतलब अनपढ़ आदमी था, तो अल्लामा साहब जो थे उनके लिए तो कोई मसला नहीं था, वो हॉस्टल से निकलते थे तो मोची के पास बैठ जाते थे, कभी उससे बातें करते, उससे गुफ्तगू करते, कभी उसके औजार उठा के तो जूते जो है ना वो सिलाई करना शुरू कर देते,
तो वो तो उनसे मतलब अच्छी एक किस्म की जान पहचान हो गई थी। तो अक्सर वो जब हॉस्टल से निकलते तो बैठते जाते तो उनसे मिलते। तो उसके बाद जब अल्लामा इकबाल साहब वफात पा गए तो अखबारात वाले और जो मीडिया के लोग थे वो जब इंटरव्यू कर रहे थे लोगों को, हॉस्टल में भी आए, लोगों से पूछा, तो उस बोची के पास भी आए कि भाई आपको पता है कि हजरत अल्लामा इकबाल साहब का इंतकाल हो गया और आप भी उन्हें जानते थे? वो कहते हाँ जी, मैं भी बड़ी अच्छी तरह जानता था। वो आते थे मेरे पास, बैठते थे, बड़ी बातें करते थे, बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करते थे। मैं तो उनकी बातों को बड़े गौर से सुनता था। लेकिन मुझे इतना अरसा मेरे पास वो बैठते रहे, मुझे ये नहीं पता था, ये तो मुझे उनके मरने के बाद अब लोगों से ये पता चला कि वो तो वाह बहुत वाह बड़े वाह शायर थे और वो इल्लामा इकबाल थे, वाह मुझे वाह तो ये वाह पता ही नहीं था। तो वाह ये वाह वाकया वाह वाह, काफ़ी मशहूर है तारीख में भी इसी तरह। क्या बात है मेरे साहब। देख लें कि उन्होंने कभी अपना इल्म और फन जो है वो उसके ऊपर नहीं झाड़ने की कोशिश की, जो अक्सर हम करते हैं कि अगर चार लफ्ज हमें आ गए तो हम जरूर कोशिश करते हैं कि बेमौका भी उसको जरूर कहीं ना कहीं उंडेल दें। और दूसरा एक सवाल इसमें मेरे साहब के, जो मौजूदा हमारी सिचुएशन है क़यादत, इसमें हम कहाँ देखते हैं कौन ज्यादा करीब करीब है अल्लामा इकबाल या कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के? जी फारूक भाई, सबसे पहले तो बात यह है कि जितने भी बड़े लोग हिस्ट्री में गुजरे हैं, या जिस तरह से इंसान सीखता है अपने लोगों से, अपने बुजुर्गों से, जिनका असर हम पे होता है, उन सब का यही आलम है। वो कभी अपने आप को जिताने की कोशिश नहीं करते। अल्लामा वाह इकबाल वाह 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 बहुत ही बड़े इंसान थे। मैंने जिस तरह से पहले अर्ज किया कि हम जैसे लोग तो उन पे तबसरा करने के मजाज ही नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पास तो ना वो अल्फाज हैं, ना हमें वो इतनी समझ है कि हम उनके किसी एक लफ्ज को भी, उनकी फिलॉसफी को थोड़ा सा भी समझ भी सकें और उसको बयान कर सकें। तो वो तो बहुत बड़े लोग थे और इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहां तक आपने कहा कि हमारी कौम जो है वो कहाँ से उन लोगों को क्यों नहीं अपना रही या किस तरीके से आए, मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ आप लोगों की इस ओपिनियन पे। आई फील कि हमारी कौम में किसी ना किसी तरीके से, मैं जैसे देखता हूँ पूरी कौम को, बहुत अबतरी है, बहुत सारा कुछ है, लेकिन अल्लामा इकबाल और कायद आजम के जो अफकार हैं या जो उनका अ, अ, एक मैसेज है, वो किसी ना किसी तरह से अंदर छुपा जरूर हुआ है। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। ये एक ठीक अलहदा है। सी बहस है कि मैं, आप या हम सारे के सारे उन लोगों को क्रिटिसाइज करते रहें, उनको रोते रहें जिन लोगों के हाथों ये मुआशरा बदकिस्मती से महबूस है और जिन लोगों ने इस मुआशरे को कैद करके रखा हुआ है। अब उस हिसार को तोड़ना सबसे अहम बात है। वो जहाँ पे इकबाल का एक मैसेज है इंसान को शहीन बनाने का और उन तमाम रुकावटों को अबूर करने का और खड़ा होने का, और वो जो मैं पहले कह रहा था कि असल में तो उन्होंने पूरे मुसलमानों के लिए ये कहा है, तो ये तो एक ऐसी जहद है वो जब तक लोगों में मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि कभी कोई अनपढ़ आदमी जो होता है, अनपढ़ से मुराद कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे तभी हो सकते हैं अगर आपके पास कोई डिग्री हो। पढ़ना लिखना जो है वो शऊर के अमल का एक अमल है कि आप जहाँ पे बाशऊर होते हैं, तो जो बाशऊर लोग होते हैं वो हमेशा बहादुर होते हैं, क्योंकि उनको ये समझ होती है कि किसी न किसी तरीके से अगर आप फिर बुजदिल नहीं हो सकते अगर आप में शऊर है, क्योंकि आपको जिंदगी की के रमूज समझ आ जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि एक दिन की जिंदगी शेर वाली जो है वो बेहतर है उससे कहीं ज्यादा। गीदड़ की। तो उस एतबार बेशक। से मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अपनी कौम का मुशाहिदा करता हूँ, जितना भी उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, तो उनके अंदर बहुत ऐसी जहद है। वो तमाम चीजों को आगे लेके जाना चाहते हैं, ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। लेकिन चूंकि समहाउ द अदर कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या उन चीजों का जिक्र जो है शकील साहब ने भी किया इन टर्म्स ऑफ इंडियाज इन्फ्लुएंस या उनकी ख्वाहिशात या उनके जो काम है, उसके अलावा भी हम सबको पता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बदकिस्मती का मूजब बनती हैं, चूंकि हम शायद अपने आप को उस मकाम पे ला नहीं सके शऊर के तौर पे, जहाँ पे हम उन तमाम चीजों को बाइफरकेट करके इन लोगों के हिसार से निकल सकें, इर्रेस्पेक्टिव के वो पाकिस्तानी हैं या क्या हैं। गलत आदमी गलत होता है, वो चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो या
अमेरिकन हो या जो भी है, हक और बातल जो है वो हर जगह पे साथ साथ चलता है। तो हक की तरफ हमारे लोग ज्यादा हैं शऊरी तौर पे, somehow the other, मेरा कम से कम यही मुशाहिदा है। लोग जो हैं आज भी, आज के हालात में आप देखें, लोग जो हैं वो मदद करना चाहते हैं लोगों की। हमेशा देखा है हमने, जब भी कोई आफत आई है, हमने अपने लोगों को बहुत ज्यादा जज्बा इसार के साथ देखा है। और लोग, और उसमें वो लोग भी आपको दिखाई देते हैं जो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, आपके इनके नामों पे चीजें भी लेते हैं, फिर गुरबा में भी। तो एक ऐसा माहौल है जिसका हिसार तोड़ने की जरूरत है। जहां तक लीडरशिप की बात है, हम सबके पास, हम सबको पता है जब से पाकिस्तान बना है, अनफॉर्चुनेटली अगर हम हर वक्त इस चीज पे बहस करते हैं कि अल्लाह ताला अगर कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह को एक थोड़े साल और दे देता जिंदगी के, तो शायद हमारे हालात इस तरह से ना होते। और फिर उसके बाद जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसीज बनी और वो जो पावर में लोग थे, चूंकि हमें यह समझने की जरूरत है कि उस वक्त पाकिस्तान के हालात किस तरह के थे। हम इस पे क्रिटिसाइज तो बहुत आराम से कर लेते हैं, लेकिन ये भी जानने की जरूरत है कि वो लोग जो उस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर थे, वो लोग भी असल में बाकियात थे उन हुक्मरानों के या उन ऐसी कुव्वतों के, बरतानवी ताज के या उस तरह के लोगों के। तो उनके रवैये भी बिल्कुल उसी तरीके के थे। आप वैसे के वैसे थे, उन तमाम चीजों से, यानी उनको जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान जब बना तो मजीद खुल मिल गई, यानी उनको तो वसी मैदान मिल गया, अख्तियार भी मिल गया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक जानिब अगर आप देखें कि गोरे का तो मिजाज फिर भी अदल पे मबनी है ना। हम तो जो जब आप किसी ऐसे शख्स को उसकी औकात से ज्यादा दे देते हैं तो उसको तो समझ नहीं आती कि वो किस तरीके से, आप अगर उसको बादशाह बना देते हैं तो वो बहुत अपने आपे से निकल जाता है। हम अपनी मौजूदा जिंदगी में देख रहे हैं। बिल्कुल प्लीज आप। बिल्कुल सही जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अरशद साहब है हमारे साथ। जी मेहरबानी। जी जी अरशद साहब सुन रहे हैं हम आपको। ये मेरे दोनों गेस्ट को बहुत बहुत प्यार और सलाम। बहुत शुक्रिया भाई, जो आप बात कर रहे हैं, वो जो लोग थे वो मिट्टी से प्यार करने वाले थे। जब उनके जमाने में जो अनपढ़ भी थे ना, वो अपनी मिट्टी से मोहब्बत करते थे, उनको फॉलो करते थे। ठीक। आप ये बड़े भाई मेरे साथ समझते होंगे, 70 से पहले हर घर में एक बाबा कौम की पिक्चर होती थी और एक अल्लामा इकबाल साहब की। सही। अब जिस घर में भी चले जाओ वो पिक्चरें नहीं है, वो कम है। तो वो अपनी मिट्टी को भूल गए हैं लोग, हवस में चले गए, कोठी बंगले बनाने में चले गए, मछलियां खरीदने में चले गए, अपना विजन भूल गए। जब कोई भी कौम अपने विजन से दूर होती है, फिर वो उसे ये चीजें आगे सामने आती हैं, मुश्किलें आती हैं। एक ही लीडर आपको मिला है जो ये सिर्फ बता सकता है कि बाबे कौम के ऊपर, विजन के ऊपर चलता है, अल्लामा साहब के ऊपर चलता है, उनकी बातों पे अमल करता है, मगर कौम इस काबिल नहीं है। उस वक्त आपने भी देखा होगा या सुना भी होगा आपने, क्योंकि आप तो बहुत छोटे हैं, कि जब बाबा कौम ने इंग्लिश में तकरीर की तो जो आप हमारे जाति बूढ़े थे, जो हल चलाने वाले लोग थे, तो वो एक दूसरे को पूछते कि बाबा, वो बोलते बाबा जो भी कहता है बाबा सच बोलता है, बाबा ठीक कहता है। तो वो बाबे के पीछे चलने वाले जो कौम थी, वो कौम इसलिए फिर बनी, फिर न्यूक्लियर बनाया, वो एक कौम थी। अब एक कौम नहीं रह गई है। अब हमारी कौम दूसरे मुल्कों में जाके रिहायशी हो गई है, बिजनेस करने लगी है, उनसे हम तो नहीं रख सकते हैं। तो आप उसी से रखेंगे, बाबे कौम का विजन और अल्लामा इकबाल साहब का विजन, जो अभी भी मिट्टी से प्यार करते हैं कि हम मरना उधर है, हमारी लाद उधर है। आप जितने भी लीडर उठा के देख लो इस सेंचुरी में, उनकी तो पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं है। जितने आपके वजीर हैं, ये आप भाई इस पे जरा तफसीली बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। सही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी शकील साहब आते हैं थोड़ा अब, क्योंकि 20-25 मिनट ही रह गए इस दौर की तरफ, और यहाँ से शुरू करते हैं जो यूके में कोरोना वायरस की सिचुएशन है। और बहुत ही तनकीद हो रही है यहाँ की हुकूमत के ऊपर भी कि लॉकडाउन जो है वो, पहली मौत यहाँ पर हुई 3 मार्च को या 5 मार्च को, लॉकडाउन हुआ 23 मार्च को, और उस दौरान तक काफी हलाकतें हो चुकी थी। आयरलैंड में एक मौत होने के बाद ही फौरन लॉकडाउन हो गया,
اور وہاں پر 1 لاکھ کے اندر 7 لوگوں کی اموات کی شرح ہے، ریشو ہے. یہاں پر 1 لاکھ آبادی کے اندر 17-18 لوگوں کی شرح ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں شکیل صاحب جو اقدامات، اور آج 21 تاریخ ہو گئی، 1 لاکھ ٹیسٹ کے حوالے سے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا تھا یہاں کی حکومت نے، وہ بھی مجھے نہیں لگ رہا. اور پھر پچھلے دنوں شاہین بٹ صاحب نے بھی بتا دیا جو سلوک ہے یا جو وہاں پر اویلیبلٹی ہے سب چیزوں کی. تو پہلے اس حوالے سے بتائیے کہ یہاں پر اب آج بھی 823 افراد فوت ہوئے ہیں، اور 40% تو وہ ہیں کہ جن کے شمار ہی نہیں ہے. تو یہاں پر وہ جو پیک ہے یا یہاں پر جو شدت ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں رہے دی. جی شکیل صاحب. جی فاروق صاحب، بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ فکریہ تو ہے، یہ پوری دنیا کے لیے، اور 200 سے زیادہ ممالک میں یہ چیز ہے، اور پاکستان خاص طور پہ، اور یہاں انگلینڈ میں بھی لمحہ فکریہ ہے. کہ میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا مطلب سلسلہ ہو گیا، ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا جس پر ماہرین ہی کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں، ایک طرف آپ لے لیں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، یا ملکوں کی جو ہیلتھ آرگنائزیشنز ہیں، یا جو ہمارے صاحب اختیار لوگ ہیں، ایک وہ ہیں، اور دوسرا ہم عوام ہیں کسی بھی ملک کے ہوں. اب یہ دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. ظاہر ہے کہ جو ٹیکنیکل کام ہے وہ عوام تو نہیں کر سکتے. جو ٹیکنیکلی جو سوچنا ہے، جو منصوبہ بندی کرنی ہے، جو کچھ وہ تو حکومتیں ہی کریں گی. اور جو حکومتیں کر رہی ہیں، عوام کو اس موقع پر حکومتوں کو اوبے کرنا چاہیے، ان کے ساتھ چلنا چاہیے، جو حکومتیں کہیں اس کو ماننا چاہیے. جیسے اگر کوئی بھی حکومت کہتی ہے لاک ڈاؤن، تو عوام کو اس کو پوری طرح اوبے کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. اگر عوام حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے تو حکومت جو کچھ کرنا چاہتی ہے وہ نہیں کر سکے گی. تو اسی طرح جتنا کچھ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہم لوگ اس چیز کے لیے، کوئی بھی ملک، کوئی بھی حکومت تیار تو نہیں تھی. امریکہ جیسا ملک جس کے پاس، جسے ہم سپر پاور کہتے ہیں، وہ بھی تیار نہیں تھا. اور پاکستان، افغانستان جیسے ملک تو کیا تیار ہوتے. تو ابھی جو بھی حکومتیں ہیں، جو کچھ وہ کر رہی ہیں، عوام کو ان کے پیچھے چلنا ہے. اور وہ جتنا بھی کر رہی ہیں، تھوڑا کر رہی ہیں یا زیادہ کر رہی ہیں، میرا خیال یہ ہے ذاتی طور پہ کہ ہر حکومت جو ہے، ہر برسرکدار طبقہ جو ہے یا پاورفل لوگ جو ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ کر رہے ہیں، اور کافی کچھ کر رہے ہیں. لیکن جن ملکوں میں یہ صرف بیماری تو نہیں ہے، بیماری کے ساتھ ایک نیا مسئلہ آ گیا کہ لوگوں کو کھانے پینے کا پرابلم ہو گیا، گھروں میں راشن نہیں ہے، اس قسم کے مسائل ہیں. تو اس جگہ دیکھیں جو حکومت کی ذمہ داریاں حکومت کر رہی ہے، ہسپتال میں یا کوارنٹائن سینٹر بنائے ہیں، یا جس طرح بھی دوائیں دے رہی ہے، یا نئی دوائیں ایجاد ہو رہی ہیں. اور اسی طرح عوام کی جو ذمہ داری ہے کہ عوام حکومت کے پیچھے چلیں، اور عوام جو کچھ کر سکتے ہیں، جس طرح ایک دوسرے کی خدمت کر سکتے ہیں یا ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں. جیسے پاکستان میں نے دیکھا کہ اس وقت لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ گاؤں سے، دیہاتوں سے، جن کے پاس اناج تھا، وہ اپنی ٹرالیوں میں لے کے شہروں میں آئے ہیں، اور شہر میں ایک جگہ اپنی ٹرالی کھڑی کر کے لوگوں میں اناج تقسیم کر رہے ہیں. اور ایک دوست ہے، انہوں نے کل لاہور کا سروے کیا، اپنی گاڑی میں بیگم کے ساتھ نکلے، تو وہ بتاتے ہیں کہ انہیں لاہور میں کوئی 20 جگہ پہ ٹرالیاں اور ایسی جگہ گاڑیاں کھڑی نظر آئی جو لوگوں میں مفت راشن تقسیم کر رہی ہیں. ہاں، یہ ہے عوام کی ڈیوٹی. صحیح ہے. اگر آپ صحیح ہے شکیل صاحب. میں پاکستان کے حوالے سے، ٹھیک ہے، میں پاکستان کے حوالے سے آتا ہوں. میجر صاحب سے یہاں کی سچویشن کی بات ہو جائے، اور یہاں پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سے وہ مطمئن ہے یا نہیں. ایک کال لینے کے بعد. السلام علیکم. السلام جناب. جی افضال صاحب، خوش آمدید. السلام علیکم. مہربانی. وعلیکم السلام. علامہ اقبال کا شاہین بہت چھوٹا سمارٹ ہے. صحیح. شاہین کی مادہ باز کہلاتی ہے، اور شاہین سے سائز میں کافی بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شاہین اگر سوچے بھی کہ وہ باز کو ٹھیکے پہ دے تو باز شاہین کو چیز پھاڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے. نہ جانے کتنے عظیم لوگ ہوں گے جو ملک کو ٹھیکے پہ دینے کی بات کرتے ہیں. بہرحال ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، وسطہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. بہت اچھا جی، بہت شکریہ جی. افضال صاحب آپ تھے جرمنی سے ہمارے ساتھ. جی میجر صاحب، یہاں کے حوالے سے تھوڑا کہ کافی ایک پروسیس جو ہے وہ سلو چل رہا ہے. کچھ چیزیں، اور ٹھیک ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن کچھ ممالک نے کر کے دکھایا ہے. ووہان جہاں سے یہ وبا پھیلی تھی وہ کافی حد تک اب سیف ہو چکا. جرمنی جو اب بالکل ہمسایہ ملک یہاں پہ، وہ بھی کافی حد تک بہتری ہو رہی ہے. اسپین میں یا اٹلی میں. یو کے میں اب تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ابھی یہ کس طرف یہ معاملہ جا رہا ہے. اعداد و شمار چھپائے جا رہے ہیں، اور
फैसिलिटीज जो हैं, इवन NHS स्टाफ के पास वो किट्स नहीं है। हम और आप तो एक आम लोग हैं, उनके पास वो किट्स मुहैया नहीं हो पा रही। तो क्या देख रहे हैं यहाँ की सिचुएशन कैसे काबू में आएगी? देखिए फारूक भाई, जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसी फिगर्स जो हैं हम लोगों को मुयस्सर नहीं है, अभी तक किसी को नहीं पता। NHS भी जो है वो तमाम फिगर्स जो है वो प्रोजेक्ट अभी तक नहीं कर पा रहे, उनको खुद नहीं पता कि है क्या कितना। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जी 40% जो है, इस तरह की स्पेकुलेशन जो है वो बहुत जगहों से आ रही है, और वो जब इस तरह के खबरें आपको हर जगह से दिखाई दे रही हैं, और जो ऐसा दौर है जहां पे फेक न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा चल रही है, तो लोगों के अंदर एक इस्तराब का आलम जो है वो बढ़ जाता है, विच इज प्रोबेबली अ फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हियर। अगर इन्होंने पहले इतने स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लिए होते, जिस तरीके से जर्मनी ने टेस्टिंग का अपना सारे का सारा सिलसिला, और वहां पे आप देखें कि सिर्फ 700 कुछ मेरे ख्याल में अमवात हुई हैं 71,000 तशखीस के बाद में, मतलब 71,000 इन्फेक्टेड लोगों में से सिर्फ 700 कुछ 771 या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, बट 700 समथिंग उनकी अमवात हुई हैं, जो कि बहुत कम रेशो है। वेयर एज यहाँ पे कहीं ज्यादा अमवात हुई हैं, और वो जो एक फिगर था कि हम इतने लोगों को टेस्ट कर सकेंगे, उस पे अभी तक पूरा नहीं हो सके। पहले इन्होंने कहा था 50,000 हम रोजाना करेंगे, 50,000 से पता नहीं 5 लाख का कहा, सो ऑन। तो वो एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन जो है वो लोगों के अंदर एक इस्तराब को बढ़ाती जा रही है, और बहुत से लोगों को कल जिस तरह से खबर थी कि जनाब 449 लोगों की डेथ हुई है परसों से कल तक के, उसमें आज जो है आप 823 कह रहे हैं, मेरे ख्याल में 823 या 828 जितनी भी हैं, तो वो फिर से दोबारा उसी लेवल पे जा रही है। तो आपको कोई सर्टेनिटी नहीं है। लोग जो हैं, जो एक्सपर्ट्स भी हैं, वो भी इसको प्रेडिक्ट करने से कासर हैं कि क्या होगा, क्या सेट होगा, क्योंकि आप अगर देखें, अगर फिगर्स पे आप उनका मुआजना करें पिछले साल के फिगर्स के साथ, वो कर रहे हैं कि अब तक की पिछले साल जो है उस एतबार से पता नहीं इस दफा 8,500 अमवात जो हैं वो ज्यादा हैं, 18,500 हो गई हैं। पिछले साल जो थी वो 10,000 थी, तो समथिंग लाइक दैट। तो वो एक आपको बहुत परेशान कुन कैफियत है, लोगों को ये इस बात का पता नहीं है, और इससे पहले आपके अपने प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसका शिकार हो चुके, और अभी भी वो बाहर है आराम। मेन चीज यही है कि ये ना हो कि हम डिपेंड करें हुकूमत पे या वो इकदामात करें। हमें अभी तक हिफाजत के हवाले से या अपनी केयर करने के हवाले से कोई सुस्ती नहीं करनी चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा अपने घर में ही रहें, गैर जरूरी ना निकले तो ये सबसे बेहतर है। वहां पर कोई इलाज मुआवजा फिलहाल नहीं है। जी जी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, इस पे तो किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का, जिसको गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा बार बार उस पे लोगों को बावर करवाना चाहती है, और उस पे जो कुछ कर सकती है वो कर रही है, और उस पे तो लोगों को चाहिए कि उसको बहुत सीरियसली लें, और अपने आप को, जिस तरह से हाथ धोने का जिक्र किया जाता है, तो आपको हाथ धोते रहना चाहिए। आप देखें, आफ्टर ऑल दिस, अभी भी आप देखें पिछले 1 महीने से, जब से हम इस सारे प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, प्रैक्टिकली फिजिकली हमारे रवैयों में तब्दीली तो आ चुकी है। हम ये बहुत सी ऐसी चीजें कर रहे हैं, आज हम यहाँ पे बैठे हुए बड़े आराम से दूरियों के साथ एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो अब एक रवैये या आपका रहन सहन या आपका तरीका जिंदगी जो है वो तो ऑब्वियसली तब्दील हो रहा है, लाशऊरी तौर पे हमारे अंदर ये सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो हैं अभी भी अगर वो इस चीज को समझते हैं कि नहीं यार कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। NHS डेफिनेटली इस काबिल नहीं था, इसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया इससे पहले, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसका कंपैरिजन जर्मनी के साथ करते हैं तो वहां पे बात वो NHS की कैपेसिटी ही की आ जाती है। अगर आप कहेंगे कि जनाब इटली में पता नहीं 1,000 बंदों पे अगर से फॉर एग्जांपल 11 ICU के बेड्स थे, तो जर्मनी में जो थे वो 33 थे बेड्स। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता, हमें उसके फिगर्स का नहीं पता कि कितने बंदों पे कितने ICUs के इंटेंसिव केयर के लिए आपके लिए इतने बेड मुख्तस हैं। तो इन्होंने अपना प्रोग्राम जिस तरीके से गवर्नमेंट ने डिवाइस किया, जितनी भी इनको इंफॉर्मेशन आई, एक्सपर्ट्स ने जिस तरीके से बताया, उसके
हिसाब से तो आप कम से कम चले ना, ताकि NHS पे उसका बोझ ना पड़े। और ये कहना कबल अज वक्त होगा कि क्या ये ठहर गया है या कम हो गया है। दूसरी जानब मैंने पिछले मर्तबा भी ये कहा था कि स्वीडन का एक अपना ही जो है हर्ड इम्यूनिटी का फिलॉसफी उन्होंने अपनाई, और उन्होंने कहा कि ये इम्यून होगा, और वहां पे भी मेरे हाल में 1400 की अमवात हो चुकी हैं, हालांकि उनकी पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ आई डोंट नो 50 मिलियन है या कितनी है, या पता नहीं 5 मिलियन है, आई डोंट नो, आई वाज रीडिंग समथिंग लाइक दैट। तो उस एतबार से अगर आप देखें तो अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है, और वो तमाम चीजें अभी तक मुयस्सर भी नहीं है, क्योंकि ये पहले से प्रिपेयर तो डेफिनेटली नहीं थे। तो केयरफुल रहना चाहिए हमें। प्रिपेयर था। आप न्यूजीलैंड को देखें तो न्यूजीलैंड वाज मच बेटर प्रिपेयर्ड देन एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर, और उनकी सबसे कम बात है, और उन्होंने अभी तक बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है अपने आप को उससे बचाने के लिए। तो आई थिंक गवर्नमेंट को अभी भी बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, और लेट्स होप दे फाइंड द राइट वे टू फाइट इट आउट। अल्लाह करे जी। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अहमद बोल रहा हूँ जर्मनी से। जी अहमद साहब शुक्रिया। मैं साहब बता रहे हैं जो असल में ये ज्यादा लंदन में केयर की तरफ कम जो ध्यान दिया गया, और एक और मैं किसी दोस्त के एनालिसिस सुन रहा था तो वो यही बता रहे थे हमारे 30 से 40% जो लोग एशियन हुए हैं इसमें इफेक्ट हुए हैं, वो उनकी वजह यही है कि हम ये इसको कुछ लिया ही नहीं है अपने दिमागी तौर पर। वो जो मुझे सब बता रहे हैं किसी ने ये सोचा ही नहीं कि इतना बड़ा नुकसान करेगी, और वो उसका जैसे जिंदगी लाइफ ऑफ स्टाइल वही था जो पहले आ रहे मार्केटों में जा रहे हैं धड़ाधड़ एक दूसरे के करीब जो रखना होता है एक डिस्टेंस वो भी नहीं रखा, और ये एहतियात ना करने की वजह से हुआ ज्यादा। और अब अगर करेंगे तो उससे बचे थे। जैसे हम जर्मनी में रह रहे हैं, हम 1.5 महीने से बाहर, पहले मार्च का जो पहला जुमा था वो पड़ा मस्जिद में, उसके बाद हम गए ही नहीं है। अच्छा। मना कर दिया, जब गवर्नमेंट ने कर दिया तो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यही है जो हुकूमत कहे उसका कहना मानना चाहिए। मेरे मुल्क जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे देख लें, एक कश्मीर में एक हुआ था वहाँ पे जो जहाँ पे डॉक्टर पहला फौत हुआ था, तो इस इलाकों में एक से बीमारी शुरू हुई थी, आप हजारों में चले गई है। कल हमारे चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे 5000 बंदा है और अरबों में जो ना पैसा ले लिया है। ये जो एक तो खुदा तआला जिसने भेजी है बीमारी वो भी देख रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। अब मैं कल आपको भेजूंगा, एक बच्चे को 11 साल हो गए, कसम उठा के कह रहा है बंदा कि ये मेरा बच्चा है, मुझे 12,000 मिला, हमने किसी का कर्जा देना था 1600 बच गया है, मैं खुश हूँ, सलूट मार रहा था इमरान खान ने, ये 12,000 वो सिंध का रहने वाला। और ये चीजें जो हो रही हैं अल्लाह ताला भी देख रहा है। कहीं बूढ़ा एक 72 साल का कहता है मुझे डेथ शो किया हुआ है और मुझे पेंशन नहीं दी जा रही। जो ऐसी हरकतें हो रही है वहाँ पे पीपल्स फोर्स बना रहे हैं। सही है। इसने बनाई टाइगर फोर्स, हम बनाएंगे पीपल, जैसे जो जुल्फकार मिर्जा के जमाना में और वो अज़हर बलोच के जमाना में पीपल पार्टी के दो धड़े बन गए थे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आते शकील साहब, जो कुछ पाकिस्तान के हवाले से और कल जैसे अहमद साहब ने बताया सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बात हुई कि इस किस्म की जब भी कोई आफात आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, चाहे जल्जला हो, सैलाब हो, तो बहुत से ऐसे खांचे खुल जाते हैं जो है वो लोगों को जो लूट मार है वो करने में बहुत आसानी होती है। अब कल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि क्वारंटाइन सेंटर बनाने के चक्रों में अरबों रुपए जो है वो खर्च किए जा रहे हैं, हालांकि स्कूल कॉलेजेस वो बंद हैं, हाजी कैंप जो है वो यूज नहीं हो रहे, तो वहां पर ये लोग सेंटर्स वक्ती तौर पे बना सकते थे। और दूसरा, अरबों रुपए बांटे जा रहे हैं लेकिन उसका कहीं कोई नामो पता नजर नहीं आ रहा। तो इस पर जो उन्होंने आवाज उठाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको आप कैसा देखते हैं? और इमरान खान कोरोना वायरस के साथ साथ माफियाज के साथ जो जंग है वो कैसे कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि बहुत अहम जंग है। 70 साल से माफियाज जो है वो हारे नहीं है, किसी न किसी अंदाज से वो हुकूमत में रहे हैं। तो इमरान खान ने ये जो एक चैलेंज कबूल किया है, क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? उनके पास वो हथियार हैं, उनके पास वो जिसे कहते हैं सियासी कुव्वत है, या जिनके साथ उनका एक मरासम अच्छे होने चाहिए उनके साथ वो एक पेज पे हैं? ये सारा प्रोसेस करने के लिए मैं एक कॉल ले लूं फिर से सारे जवाब आपके पास,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, यानी बात कर रहा हूँ, आपके मेहमानों को भी सलाम, देखने सुनने वालों की मेरे से सलाम। मेहरबानी। देखिए फारूक भाई, आपने पहले ये बात तो क्लियर कर, यहाँ की जो बात कर रहे थे भाई, टेस्ट लेवल तो आपके सामने जो टेस्ट कर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ देख ले कि ये जो लॉकडाउन है वो भी यहाँ बसेस भी चल रही है, टैक्सी सर्विस भी चल रही है, और कोई भी कॉर्नर शॉप्स भी ओपन है, दिन में भी खुले हुए हैं, रात को भी खुले हुए हैं, और बाकी जितने भी फूड लिंक्स यानी कि फूड रिलेटेड कोई भी स्टोर है, छोटे से लेकर बड़ा तो सब कुछ खुले। और उसके अलावा लोग घर से काम नहीं कर सकते, वो बाहर भी जाकर काम कर रहे हैं, इन्होंने उनको भी इजाजत दी, एक्सरसाइज के लिए भी लोग बाहर निकल रहे हैं। तो लॉकडाउन तो यहाँ का लॉकडाउन जब देखते हैं, ये तो पता है जब लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान में तो लॉकडाउन हो ही रहा, तो इससे तो ज्यादा सख्त पाकिस्तान में वहां तो बस भी नहीं को चलती। तो ये बेसिकली एक पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। आप कुछ लोग बात करते थे, मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्या आप फैशन शॉपें जो तकरीबन 11 बजे तक रात खुली रहती है। ठीक है, तो पता नहीं ये यहाँ की तरह लॉकडाउन है, मुझे तो कोई समझ नहीं चलती किस तरह का लॉकडाउन है। सही है भाई, बहुत शुक्रिया जी। शकील साहब, जो एक माफिया की जंग और कोरोना वायरस की जंग और पैसा जो है वो सही हाथों में जाए, ये सारे चैलेंजेस इमरान खान जो है वो हैंडल कर पाएंगे? जी फारूक साहब, बिल्कुल। अगर आप तारीखी तनाजर में देख लें कि 70 साल से जो हुआ उसे छोड़ दें, आर्मी दौर थे वो छोड़ दें, 30 साल से आप ले लें कि हमें इंतजार था कि कोई एक नेक नियत इंसान आए। सिर्फ हमें 2 चीजें चाहिए, ये सारे मामले दुरुस्त हो सकते हैं एक नेक नियत इंसान से। और तारीख में देख लें, जितने भी इनकलाब आए हैं, जो कुछ भी जहां भी इस किस्म के हालात थे और हालात बदले हैं, एक इंसान ने बदले हैं। तो अगर अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने हम पे करम किया, हमारी इल्तिजाएं सुनी और हमें एक इंसान मिल गया है, उसके बारे में आज आपकी सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि वो बेईमान नहीं है, यानी बाकी सारी एतराजात के करने के बावजूद। और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि मुल्क में माफियाज हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा, और आज भी वो माफियाज हैं। आप एक दिन में या एक साल में सारे माफियाज खत्म कर देंगे, कैसे? मैं नहीं मान सकता। जो इमरान खान कोशिशें कर रहे हैं, इस तरह जितने भी आज प्लानिंग आपके सामने बनी है, ये पिछले 30 साल में तो आपको कहीं नजर नहीं आएगी। आवाम में इस तरह कभी पैसा तकसीम हुआ, कभी राशन तकसीम हुआ, कभी आवाम के लिए इतने बड़े पैमाने पे इस तरह सोचा गया नहीं। जो लोग थे वो तो सिर्फ अपना सोचते थे, और आज पूरी कौम ये बात मानने के लिए तैयार है कि बड़ी मुद्दत के बाद हमें एक नेक नियत इंसान मिला है। अब सिर्फ जरूरत यह है कि कौम उसके पीछे चले। वो जो माफियाज हैं वो तो खत्म हो जाएंगे, उनको तो हर सूरत खत्म करना है, और वो हुकूमत ही करेगी। इमरान खान का विजन है, वो उन माफियाज को खत्म कर लेगा। आपके सामने 2 साल के अंदर उसने जितने लोगों पे हाथ डाले हैं, जितने बड़े बड़े मगरमच्छ उसने जेलों में भेजे हैं, ये तो कभी 70 साल में आपने नहीं देखा था। हमने तो अपने मुल्क में कभी ये नहीं देखा, इतनी हैसियत वाले लोग और इतने दौलत वाले लोग जिन्होंने मुल्क को इस तरह लौटा था, वो जेलों में जाए। ये तो इमरान खान का ही खासा है कि उसने कर दिखाया। लेकिन अब उसे आवाम की जरूरत है, आवाम की बैकिंग की जरूरत है। जिस तरह इस वक्त आप देखें कि आवाम उठ के एक आम सा आदमी जिसकी कोई अकल, कोई उसमें हिकमत नहीं होती, वो भी सोशल मीडिया पे उठ के प्रोपेगेंडा लगा देता है। ये जितना कुछ हो रहा है, ये इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब आप देखें सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी ये सब कुछ गलत हो रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उठ के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा जो उसने वहां से ट्रेनिंग हासिल की है, वो आपका वजीर हेल्थ है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट एतराज कर रही है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। आप देखें तो सही वो क्या कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी एबिलिटी कितनी है, सिर्फ कानून के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट कानून जानती है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कानून के शोबे में अगर मुल्क में इस्लाहात कर दे, अगर मुल्क में ऐसी तब्दीलियां लाए जिनका फायदा हो, तो हर शख्स तस्लीम करेगा, मैं भी तस्लीम करूंगा। अब आप कहते हैं, आप देखिए, आप टेलीविजन एंकर हैं, आप उठ के जाके कोई और काम शुरू कर दें जो आपका नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? हम हर शख्स का अपना काम होता है। अगर इमरान खान ने ये 20 साल ट्रेनिंग की है या अब वो आया है तो उसका एक विजन है, यानी उसके पास प्रोग्राम है, वो करना चाहता है, तो करके दिखाएगा इंशाल्लाह, करके दिखाएगा और वो कामयाब होंगे। मैं एक कॉल लेके मेरे साहब आपकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी कॉल बात की थी, मैं एक मिनट लूंगा, एक बात करूंगा सिर्फ, जी प्लीज। कंटिन्यू करेगा। जी देखिए, ये जो कह रहे थे ये टाइगर फोर्स जो इमरान खान बना रहा था, ये बड़ी ऐसी है, ये वो है, तो ये पीपल पार्टी वाले कह रहे हैं हम पीपल फोर्स बनाएंगे। ठीक है। बेनजीर जो प्रोग्राम था जिसकी तस्वीरें लगाकर पैसे बांटे जा रहे थे, ये सियासी नहीं था। ठीक है। जगह जगह जो इन्होंने बेनजीर पुटो, आसवा पुटो के नाम लिखवाए हुए, ये सियासी नहीं है। सही है। ये 19 ग्रेड के पैसे ले रहे थे लोग, तो ये मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट का पैसा, ये सारा एक जिमिक जो पीपल पार्टी करती है। ठीक है। इनको लोगों के मरने का इतना अगर हो, घर में जो लोग मरते हैं वहां इनका कोई एहसास नहीं होता।
असल में इन्होंने एक तमाशा लगाया हुआ है हमेशा, पाकिस्तान की पीपल पार्टी जो है पाकिस्तान के वसाइल को लूटती है, क्योंकि वसाइल का इन्होंने कोई काम नहीं किया। आप करेंगे। सही है जी, सही है, बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरे साहब, जो शकील साहब ने भी बताया कि ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला जो इन्होंने बात की है वो पहले भी होती रही है, लेकिन इस बार वो कौन सा नई चीज है कि जो आप भी ऑप्टिमिस्टिक है इस बार? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल परसेप्शन, जिस तरह से शकील साहब भी बयान कर रहे थे, कि जनरल परसेप्शन कम से कम यही है कि इमरान खान जो है एक ऑनेस्ट आदमी है। और इससे पहले एक जनरल परसेप्शन आपके मुल्क में या आपकी मुल्क की सियासत में हमेशा से यही रही है कि ये जितने भी लोग हैं ये सारे करप्ट लोग हैं, और उन्होंने इस बात को बार बार प्रूव किया कि वो करप्ट लोग हैं। वो बदकिस्मती है, लोगों को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक जानब तो मैं भी ये कह रहा था कि हमारी कौम में बड़ा वो अच्छी बातें हैं और वो सारा कुछ है, लेकिन दूसरी जानब वाकई आप इस बात पे बड़े शर्मिंदा भी होते हैं कि यार ये कैसी कौम है, इसको इस बात का इदराक ही नहीं होता कि जो सरेआम ये कहती है कि नहीं जी फिर की होया ये चोर है तो वोट ते नहीं देना। मतलब ये तो आप सरेआम जी ये खानदा है लांदा भी, तो ये वाली चीजें तो आप कई दफा आप ये सुन के इस तरह की बातें, और आपके सामने यहाँ पे भी बहुत से ऐसे कॉलर्स आते हैं। मैं कई दफा इस चीज को बावर करवाने की कोशिश करता हूँ कि जनाब मेरा ताल्लुक किसी भी पार्टी से नहीं है, चाहे वो इमरान खान हो या कोई हो या जो भी कोई हो। अगर वो जहां पे गलत होंगे मैं उनको क्रिटिसाइज करूंगा, जो भी कुछ होगा। एक कंपैरिजन मेजर साहब, आपका ताल्लुक जिस पार्टी से है वो पार्टियां आपके यहाँ सजदा करती हैं सर, आपको किसी पार्टी में जाने की क्या जरूरत है? आप इस चीज को मानेंगे कि कहीं पे भी अगर ऐसी कोई बात होती है तो मैंने फौज के भी रोल को हमेशा क्रिटिसाइज किया है, और मैंने अपने अल्लाह को जान देनी है। और आई बिलीव कि ये एक जब तक हम लोगों में ये हिम्मत नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आप बिला वजह के लोगों पे इल्जाम लगाना शुरू कर दें और लोगों के बारे में ये कहना शुरू कर दें। खासकर जो सवाल है 5-6 मिनट ही रह गए, इसमें कामयाबी आप देख रहे हैं क्योंकि गिरफ्तारियां पहले होगी, ये माफिया बहुत तगड़ा है। जहांगीर तरीन ने अभी पत्ते खेलना शुरू कर दिए हैं, उधर परवेज इलाही ख्वाजा साहिबान के साथ मिल चुके हैं, ये इनकी जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये इमरान खान साहब कर पाएंगे? देखें, कई जगह पे जब आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं तो आप देखते हैं कि विजडम बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी सक्सेस के लिए, क्योंकि जब तक विजडम नहीं होता चीजें सक्सेसफुल नहीं होती। आप हवाओं में रह के ये सारा कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है ये जितने पावरफुल लॉबीज हैं, जितने पावरफुल माफियाज हैं जिनका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, आपने भी जिनका जिक्र किया, ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। किसी भी जानब जहां पे भी हवा का रुख होगा उस जानब चल पड़ेंगे और वहां पे। लेकिन दूसरी जानब हम लोगों का ईमान है कि अगर आप हक के रास्ते पे हैं तो जीत आपकी होगी। इस मकाम पे कम अज कम मतलब वो लोग जो परसेप्शन की बात है, अगर कल को खुदा न खास्ता कोई गलत हो जाए तो मैं इमरान खान को भी उतना ही लताड़ूंगा जितना लताड़ने का हक है, लेकिन परसेप्शन के तौर पे कम अज कम इमरान खान हमें एक वाहद उम्मीद की किरण नजर आता है, तो हम उसको फेल होते देखना नहीं चाहते। हमारी ख्वाहिश ये नहीं है कि ये मुल्क जो है उन लोगों के रहमो करम पे छोड़ दिया जाए जो चोर हैं या जिन्होंने इस मुल्क के लोगों का इतना सत्यानाश कर दिया, गरीब का ये हाल कर दिया। इस मुल्क में कितने टैलेंट है, कितने रिसोर्सेज हैं इसके अंदर, उसको पनपने नहीं देते ये लोग। तो उस एतबार से तो डेफिनेटली हक की जो आवाज है वो इंशाल्लाह अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। मुझे इस बात पे यकीन है। कल को खुदा न खास्ता मैं इसमें मायूसी का सामना करना पड़ा तो मैं कोई प्रोफेसी तो नहीं दे सकता किसी भी चीज के बारे में, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि किसी भी एतबार से इस मुल्क को जो है ऐसे लोगों से छुटकारा। और ये पहली दफा आपने देखा है, जिस तरह से शकील साहब ने पहले अर्ज किया, ये पहली दफा आपने देखा, आपने खुद भी उसका बयान किया कि पहली दफा आप ऐसा देख रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कुछ ऐसे इकदामात हुए हैं जहां पे उनको ला के उस कटहरे के अंदर खड़ा किया जा रहा है एक सिस्टम के तहत। और इससे पहले भी आपने देखा, और आज भी मेजर साहब जो
एनर्जीज के हवाले से जो आज एक रिपोर्ट आज भी आई है और उसको भी पब्लिक किया गया है, शायद तखमीना था उनका 57 अरब रुपए का और 203 अरब रुपए इन्होंने जो बिजली माफियाज हैं उन्होंने कमाए हैं। तो आज वो पर जो ईयर है, जहां जहां ये माइंड यू, आप जी इसको कंफ्यूज ना करो, ये पर ईयर की बात है। ये पर कमाए तो पर पता ईयर नहीं कितने हैं, ट्रिलियंस में कितने कमाए हैं। हैं। ये सही बात, बहुत सही बात, बहुत बुरे लोग हैं, इन्होंने ये सारा सही कुछ बात। बहुत ज्यादा किया है। तो अब कहने की बात ये है कि एक तरफ ये चीजें जो हैं वो मूव तो करना शुरू हो गई हैं। आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि जनाब ये चुटकी बजाएंगे और यूं करके सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होने का। आपको एक रास्ता दिखा दिया गया है, आपके लिए एक रोशनी की किरण है, आप समझते हैं कि आप इस टनल के आगे रोशनी है, तो वो मेरे ख्याल में डेफिनेटली इज गोइंग टू हैपन। आप इससे पहले आज तक आप देखें, मुशर्रफ हैड ऑल द पावर टू डू सो मेनी थिंग्स, ही कुडंट डू इट एंड ही डिडंट डू सही है। इट एंड अच्छा मेरे साहब, एक जो चीज मैं पूछना, एक कॉल ले लूं फिर वापस आपके पास एक सवाल के वो जो कुव्वतें जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका भी इमरान खान के पीछे होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बड़े बड़े माफियाज के ऊपर हाथ डालना ये कोई आसान काम नहीं है। कल कला अगर 20-30 एमएनए इधर उधर हो गए तो ये हुकूमत रहेगी नहीं, लेकिन पीछे अगर एस्टेब्लिशमेंट हो, जैसे वो अगर सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन हो और खड़े कई बंदे और होते हो, डब्बा भरा हुआ निकलता है कहीं से, तो अगर वही चमत्कार अगर दोबारा इमरान खान साहब के पास इस वक्त है, फिर तो लगता है कि वो जंग में कामयाब होंगे। लेकिन अगर नीचे से एमएनए इधर उधर हो गए तो वो जरूर गाजी होंगे, लेकिन खुदा न खास्ता मुल्क जो है या उनका जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हो पाएगा। आप क्या देख रहे हैं? एक पेज के ऊपर इस वक्त भी है, मैं कॉल ले लूं फिर आपके कमेंट्स, और फिर एक सवाल और है शकील साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं शफीक बोल रहा हूँ बाल्दी से। भैया मैं बोलना चाहता हूँ जी, इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब को कुछ भी नहीं रहेगा। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है और उनको मेरा और मिले, वो इससे भी मैं मुसलमान हूँ, उनको पास गायबे पावर है। हमारा इस दुनिया पर धरती पर कुरान मजीद को तेरा चलना है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी मेजर साहब, आपको लग रहा है पूरी कुव्वत से, क्योंकि ये कोई एक बंदे का काम मुश्किल है कि वो कामयाब हो सके। वो जिस चमत्कार का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर उस चमत्कार के ऊपर ही रहना है तो फिर तो कोई हल नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो इसको समझता हूँ कि आपको एक नेक नियति के साथ डेफिनेटली विजडम शुड प्रिवेल, लेकिन एक नियति के साथ जब तक आप इस चीज को परसू नहीं करते, और एक बंदे का अगर विजन है, एक लीडर का एक विजन है कि मैंने इस मुआशरे को या इस मुल्क को, जो कि हमें दिखाई देता है, कम से कम ये परसेप्शन जरूर क्रिएटेड है कि इसको निकालना। मैं इमरान खान के बहुत से फैसलों पे हजार हाथ तनकीद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत स्टूपिड, बहुत शॉर्ट विजनरी फैसले किए हैं, या उनको समझ नहीं आई, या लाई लग हैं, या क्या कुछ हैं। तो उस तरह से तो आप बहुत से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपने कहा कि ये कुव्वतें जो हैं ये सारी, आप यकीन करें, मैं पाकिस्तान को या वैसे मुआशरे को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, ये हुकूमतें चलती कैसे हैं। इंसान जो है वो इतना अजीब सा इंसान है, इतना कॉम्प्लेक्स इंसान है कि जब वो एक तरफ रो में बहना शुरू करता है तो उस तरफ बहना शुरू कर देता है। तो उस डायरेक्शन की तरफ जाने की जरूरत है। सिर्फ उस डायरेक्शन पे जब आप जाएंगे, वो सारे के सारे वो जो लोग शायद अंदर से कुछ और हों, उनको भी फिर समझ नहीं आएगी, वो सारे के सारे उसके साथ बहना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आई एम श्योर कि अगर इसमें सदाकत हुई, अगर सिद्के दिल से ये सारा कुछ किया, तो वी आर गोइंग टू गेट ओवर ऑल दिस इंशाल्लाह। ठीक है सर, आखिरी कॉल लेके फिर शकील साहब आपके पास सवाल आ रहा हूं और 2 मिनट में उसका जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कॉल भी चले ड्रॉप हो गई। अच्छा शकील साहब, एक बड़ा एक चैलेंज है इमरान खान साहब के पास, लेकिन कुछ जो उनके टेस्ट केस जो उनके रास्ते में आते हैं, कहीं वो जीतते हैं कहीं वो हारते हैं। अभी पिछले ही दिनों ऐसा लगा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान है, उस टाइप के और जो बहुत से लोग हैं, उनसे इमरान खान की हुकूमत या रियासत जो है वो हार मानने पर मजबूर हो गई। अभी वो कहा जा रहा है और आज उनका बयान है कि माह रमजान में हलाकतें होंगी तो मसाजिद बंद करना पड़ेंगी, जब मक्का मदीना जो है वो हिफाजती इक़दाम के लिए बंद किया गया है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसी कुव्वतें इमरान खान के काबू में नहीं आ रही, तो फिर वो बड़े बड़े जो बुत हैं, हम कैसे तवक्को रखेंगे वो बड़े बुतों को भी शिकस्त देंगे जब ये छोटी छोटी मूर्तियां ये काबू में नहीं आ रही। जी फारूक साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ एक महकमा ऐसा है
जिस पर आप कोई शक नहीं कर सकते, जिसकी नीयत पर आप शक नहीं कर सकते, और जो अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिकेटेड तरीके से वो मुहिब वतन है और वो महकमा वाकई मुल्क के लिए एक मिसाल है, वो है पाकिस्तान आर्मी। और उसके बाद ये जो इमरान खान आए हैं, इन्होंने आके दिखाया कि ये माफियाज का क्रैकडाउन कर रहे हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में माफियाज हैं, बहुत ज्यादा माफियाज हैं। मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं ये कह सकूं कि एक मजहबी माफिया भी है, ये जिन लोगों ने अब मस्जिदें खुलाने की बात कर रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनली ये बात तस्लीम हो चुकी है और मजहब के अंदर ये बात है कि अगर इस किस्म के हालात हो जाए तो आप बंद कर सकते हैं मस्जिदें, आप इबादत घर से भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उस ग्रुप का, उस माफिया का भी तो रोजगार बंद हो गया ना, उस माफिया की भी तो आमदनी बंद हो गई, तो इस वास्ते वो अपनी आमदनी को जारी रखना चाहते हैं, और खासतौर पे माह रमजान में तो आमदनी डबल हो जाती है। तो इसी तरह इमरान खान जो माफिया को क्रैक कर रहे हैं वो करके छोड़ेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने आप ही के चैनल पे ये बात कह चुका हूं, रिकॉर्डेड है, कि ये जो दो बातें हैं जिनको आप समझते हैं कि मुल्क में ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ये दो जो कुव्वतें थी जो पिछले 10-20 साल जिन्होंने हुकूमत की है, उनका तो आप नाम खत्म कर दें। ठीक है, उनके पीछे थोड़े बहुत लोग होंगे, लेकिन वो आइंदा कभी भी नहीं आ सकेंगे। अब पूरी असेंबली खत्म हो जाए या असेंबली दोबारा बन जाए, हाँ इमरान खान है, ये अपना काम करेंगे, ये हुकूमत अपना आर्मी की मदद से क्रैकडाउन करेंगे, माफियाज को खत्म करेंगे। अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई तो वो आवाम को पूरी करनी पड़ेगी। और आवाम के लिए मैं एक ही बात अर्ज करता हूं कि वो एक शेर है कि फितरत अफराद से अगमाज भी कर लेती है और करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को कभी माफ। अगर कौम ने अपना फर्ज अदा ना किया तो फिर कौम की जो दुर्गत बनेगी उसका जिम्मेदार इमरान खान नहीं होगा, कौम खुद होगी। इसलिए कौम को ये सोचना चाहिए कि अब अगर अल्लाह ताला ने हमें कोई अच्छा आदमी दिया है तो हम उसकी बैटिंग करें। बहुत शुक्रिया शकील कमर साहब आपका, जनाब मेजर शबीर हुसैन रिटायर्ड सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। बहुत से पहलुओं पे बात हुई आज, और आज यौम वफात है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। दोबारा गुजारिश होगी हम सब के लिए कि उनका जो एहसान है उनको याद रखें और उनके साले सवाब का जरूर एहतमाम करें। इमरान खान ने जो चैलेंजेस अपने लिए मुंतखब किए या उनके सामने खड़े हैं, तो अब खुदा न खास्ता इमरान खान को अगर शिकस्त होती है तो वो महज इमरान खान या पीटीआई को शिकस्त नहीं है, ये अगर माफियाज कामयाब होते हैं तो फिर ये पाकिस्तान की शिकस्त होगी। बहुत से इश्यूज पर आप इमरान खान या उनकी हुकूमत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इन मामलात में जब पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से कुछ इकदाम कोई उठाना चाह रहा है तो उसमें जरूर कोई भी इदारा है, कोई भी महकमा है, अवाम है, उनको शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। हमारी आपकी मुलाकात इंशाल्लाह कल नए प्रोग्राम में होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।